कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए अपनी मौसी के घर पढ़ने हैदराबाद आ गया था। उनके पति का कुछ साल पहले ही निधन हुआ था। वो मेरी सगी मौसी नहीं थी, मेरी माँ और वो बचपन की सहेली थी। और वो बचपन का प्यार अभी तक बना हुआ था। प्रिया उनकी इकलौती बेटी थी। मैं उससे उम्र में 10 साल बड़ा था। मेरे लिए तो वो बच्ची ही थी। मैं उसे हमेशा बच्चों की तरह देखता था। लेकिन आज वो 16 साल की बच्ची मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनकर बैठी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी पत्नी बनेगी। वो अंदर सज धज कर दुल्हन के जोड़े में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। और मैं यहाँ बाहर सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। मम्मी पापा सो चुके थे और मैं इसी उधेड़-बुन में लगा था कि कमरे में जाऊँ या नहीं। मैं कैसे एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बना सकता था जिसे अभी ठीक से शादी का मतलब ही नहीं पता। मैं बचपन से प्रिया को जानता था। वो बहुत ही सीधी और मासूम थी। माँ ने भी कैसे मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, वरना माँ ने मुझे यूँ बाहर लेटे देख लिया तो फिर से नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। ये सोचकर मैं कमरे में चला गया। मैं सोच रहा था कि वो दुल्हन के जोड़े में सर झुकाए बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन वो तो बेफिक्र होकर गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने हाथों में एक गुड़िया दबा रखी थी। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। माना कि ये उसकी शादी की उम्र नहीं थी, लेकिन अब उसकी गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने की भी उम्र नहीं रह गई थी। मैंने उस गुड़िया को उसके हाथों से लेकर अपने पास के टेबल पर रख दिया और उसे चादर उड़ाकर उसके बगल में जाकर लेट गया। मैं सोच रहा था, अचानक मौसी की एक हादसे में हुई मौत ने प्रिया को इस पूरी दुनिया में अकेला कर दिया। उनकी मौत के बाद मैं प्रिया को अपने घर ले आया। माँ को शुरू से ही प्रिया बहुत पसंद थी। वो नहीं चाहती थी कि प्रिया की शादी किसी गलत घर में हो जाए। इसलिए मेरे ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरी शादी प्रिया से करवा दी। लेकिन ये उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी, ना कि शादी करने की। अचानक मैंने आँख खोली तो प्रिया गुस्से से मुझे घूर रही थी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? तुमने मेरी गुड़िया कहाँ रखी है? मेरी शादी तुमसे हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी गुड़िया भी तुम्हारी हो गई। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया और बराबर के टेबल से गुड़िया उठाकर उसे दे दी। वो गुड़िया को अपने सीने से चिपकाकर दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गई। रात में मेरी भी बहुत देर से आंख लगी। सुबह 10 बजे सोकर उठा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। कमरे से बाहर गया तो पापा ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी रसोई में नाश्ता बना रही थी। लेकिन प्रिया कहीं नजर नहीं आई। उसे ढूंढता हुआ मैं बाहर आंगन में गया तो देखा वो आंगन में लगे झूले पर झूल रही थी। उसने घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी। उसे देखकर मैं सोच रहा था, लोग अपनी नई नवेली दुल्हन से उम्मीद करते हैं कि शादी के अगले दिन वो साड़ी पहनकर सज संवर कर हाथों में चाय का कप लेकर जगाने आएगी। लेकिन मेरी दुल्हन फ्रॉक पहनकर झूला झूल रही थी। मैंने पास जाकर उससे कहा, ये क्या पहना है तुमने? कोई ढंग की सलवार सूट नहीं है तुम्हारे पास? क्यों, इसमें क्या बुराई है? ये तो मेरी सबसे पसंदीदा फ्रॉक है। इतने में माँ ने हम दोनों को नाश्ते के लिए आवाज़ लगा दी। सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन वो किसी भुक्खड़ की तरह एक के बाद एक 4 पराठे खा चुकी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। देखने में वो फूलों की तरह नाजुक लगती थी और कमर तो इतनी पतली कि मेरी मुट्ठी में समा जाए। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी था। हमारी शादी को 40 दिन बीत चुके थे, लेकिन आज भी वो हर रात सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक लेकर मुझसे सवाल करने लगती। मैं लैपटॉप पर ऑफिस का कोई ज़रूरी काम कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुझसे फालतू के सवाल पूछ रही थी और मैं भी हाँ हूँ कहकर उसे टाल रहा था। लेकिन तभी अचानक उसने मेरा लैपटॉप मेरे हाथ से छीन लिया। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्ला पड़ा। मेरी आवाज़ सुनकर वो बहुत डर गई और भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। कुछ देर बाद मुझे वो अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। आखिर क्या चला जाता अगर मैं कुछ पल रुककर उसकी बात सुन लेता। यहाँ उसकी कोई दोस्त भी नहीं है जिससे वो बात कर सके। मैंने जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो नीचे फर्श पर बैठकर रो रही थी। मुझसे गलती हो गई, आइंदा फिर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसे रोता देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आंसू पोंछते हुए वो बोली, दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगो। ये लो, दोनों कान पकड़े। ये देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे कई बार उसकी बातें बहुत अजीब लगती और कई बार उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि अगर वो खामोश हो जाए तो मेरा मन बेचैन हो जाता था। आज सुबह उस पगली ने प्रेस करने के चक्कर में मेरी नई शर्ट भी जला दी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, इसके लिए इतना रोने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, आज कोई और शर्ट पहन लूँगा। ये सुनकर वो अचानक हंसने लगी। अभी जो इतना रो रही थी वो सब क्या मगरमच्छ के आंसू थे? मैंने तंज मारते हुए कहा।
एक शाम मैं घर आया तो वो फिल्म देख रही थी। मुझे देखकर मेरे पास आकर बोली, क्या आज कहीं बाहर घूमने चले? बाहर मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होगी। दोनों हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे। ओह, तो मैडम अब खुद को फिल्म की हीरोइन समझ रही हैं। वो चिढ़ते हुए बोली, क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं बिना मेकअप के भी इस हीरोइन से ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। उसके बाद सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। लेकिन ढंग के कपड़े पहनकर चलना, ये बच्चों की तरह फ्रॉक पहनकर मत चल देना। लेकिन मेरे पास तो एक भी सूट नहीं है। ठीक है, तो आज सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदने चलते हैं। ये बोलकर हम लोग मॉल चले गए। वहाँ मैंने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीदे। उनमें से एक हरे रंग का सूट पहनकर जो वो मेरे सामने आई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। सचमुच उस फिल्म की हीरोइन उसके सामने कुछ भी नहीं थी। हंसते हुए उसकी आंखें खुद ही बंद हो जाया करती। उसके खुले बाल जिन्हें वो बांधने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, और उसकी भूरी आंखें मानो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। आज उसकी खूबसूरती में मैं खोया जा रहा था। कैसी लग रही हूँ मैं? उसने पूछा। मैं उसे जवाब तो देना चाहता था, लेकिन शायद वक्त के हाथों मजबूर था। चाहकर भी उसे अपने एहसास के बारे में बता नहीं सकता था। मैं बस उसे इतना ही बोल पाया, तुम सूट पहना करो, तुम पर सूट बहुत अच्छे लगते हैं। रात में हम घर देर से पहुंचे, लेकिन कल संडे था, इसलिए ऑफिस जाने की भी कोई फिक्र नहीं थी। मैं जाकर बेड पर लेट गया और रिमोट के बटन दबाने लगा। बार बार उसका वो मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। सूट में उसका वो भरा हुआ शरीर, जिसे आज मैंने पहली बार नोटिस किया था, बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगा। काश कि उसकी उम्र 18-20 साल होती, तो मैं खुशी खुशी उसके करीब जा सकता था। लेकिन अभी तो वो पगली भी कहाँ पति पत्नी के रिश्ते को समझती है। उसकी नादानी पर मुझे प्यार भी आता और गुस्सा भी। 2 दिन बाद अचानक किसी के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। लाइट जलाकर देखा तो प्रिया पेट पकड़कर बेड पर बैठी रो रही थी। मेरे पूछने पर पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर वो नज़र झुकाकर बोली कि मुझे माहवारी हो रही है। आज पहला ही दिन है, इसलिए पेट में बहुत दर्द है। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या तुम्हारे लिए? तुम कोई दवा लेती हो तो मुझे बताओ, मैं अभी जाकर ले आऊँगा। इस दर्द की कोई दवाई नहीं है, ये तो हर लड़की को झेलना ही पड़ता है। तुम सो जाओ। लेकिन उसकी ये हालत देखकर अब मुझे भी कहाँ नींद आने वाली थी। मैंने दर्द से उसका ध्यान भटकाने के लिए टीवी चला दिया और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। काफ़ी देर हो चुकी थी। अचानक मैंने देखा उसका चेहरा मेरे कंधे से टकराया। उसकी आंखें बंद थी और वो सो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, फिर उसके शरीर को सीधा किया जिससे उसे सोने में दिक्कत ना हो। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं फिर से टीवी देखने लगा। अगले 2 घंटों तक मैं टीवी देखता रहा। इन 2 घंटों में प्रिया कई बार हिली और उसका सर मेरे सीने से नीचे खिसका, लेकिन हर बार मैंने उसे संभाल लिया। वो एक मुलायम सी गुड़िया की तरह मेरी बाहों में थी, जिसे गले से लगाकर मैं भी चैन की नींद सो गया। वो किसी नशे की तरह मेरे दिलो दिमाग पर छा रही थी। अगले दिन मैं सुबह उससे पहले जाग गया और रसोई में जाकर उसके लिए अनार का जूस बनाने लगा। इन दिनों में उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होती होगी। वो खुद तो अपना ध्यान रखेगी नहीं। जूस लेकर मैं कमरे में गया। वो अभी भी चैन की नींद सो रही थी। उसे उठाते हुए मैंने कहा, ये लो जूस है तुम्हारे लिए। उसने धीरे से आंखें खोली और जूस को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, सुबह सुबह कौन ये पीता है? मुझे चाय चाहिए। मैंने कड़क आवाज़ में कहा, चाय नहीं मिलेगी, अब अगले कुछ दिन तुम्हें यही पीना है। वो मेरी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर जूस पीने लगी। कुछ देर बाद मैं तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया, तो वो हमेशा की तरह पहले से ही बैठकर नाश्ता कर रही थी। आज उसने प्लेट में बहुत सारा अचार रखा हुआ था। अचार कुछ ज़्यादा ही खट्टा था। अचार को अपनी जीभ पर रखते ही उसने कस के अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने होठ सिकोड़ते हुए बोली, खट्टा। एक पल को मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मेरी उंगलियां उसे छूने को बेताब हो रही थी। मैं खुद पर अपना कंट्रोल खोने लगा था। इसी बीच मेरे हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। मेरा मन कर रहा था मैं एक बार उसे छू लूं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि उसके 18 साल के होने तक मैं उसके साथ पति पत्नी के संबंध नहीं बनाऊंगा। लेकिन अचानक मेरा दिल बहक रहा था। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। वो बेतहाशा धड़क रहा था। मैंने अपना ध्यान तुरंत प्रिया से हटा लिया और वहाँ से चला गया। लेकिन वो अभी भी आराम से बैठी खाना खा रही थी। वो मेरे सामने रहेगी तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगा? क्या उसे मेरा प्यार ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा? दोस्तों, इससे आगे की कहानी जानने के लिए कल फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
The side up. Still to the